हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। आज हम तोरू दत्त की फेमस पोएम आर कैजुरिना ट्री की समरी और एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। इस पोएम में तोरू दत्त एक पेड़ को याद कर रही हैं जब वो अब्रॉड में रह रही हैं, और उन्हें वो पल याद आ रहे हैं जब वो अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने भाई बहन के साथ उस पेड़ के नीचे खेला करती थी। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम के इंट्रोडक्शन को देखते हैं और उसके बाद फिर समरी और एनालिसिस को अच्छी तरीके से समझते हैं। तो ये जो पोएम है वो 1881 में पब्लिश हुई थी, और ये जो पोएम है एक वर्क में पब्लिश हुई थी जिसका नाम था एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। इस बुक में ये पोएम पब्लिश हुई थी। तो तोरू दत्त एक बंगाली पोएटेस थी, और जैसा मैंने आपको बताया इस पोएम में उन्होंने उस कैजुरिना ट्री की मेजेस्टी को सेलिब्रेट किया है कि वो कितना अच्छा पेड़ था, कितना बड़ा पेड़ था, और बहुत सारे जीव जंतु उस पर रहते थे। अपनी खिड़की से वो उस पेड़ को देखा करती थी। तो अब उन्हें वो अपना बचपन याद आ रहा है, हैप्पी चाइल्डहुड याद आ रहा है, जब वो उस पेड़ के नीचे बहुत सारे अपने दिनों को बिताया करती थी अपने सिबलिंग्स के साथ, भाई बहन के साथ खेलते हुए। तो चलिए अब हम लोग इस पोएम की समरी को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पोएम है एक ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, जहाँ पे जो पोएटेस है तोरू दत्त है वो अपने बचपन को याद कर रही हैं। तो जब वो अब्रॉड में रहा करती थी, वो अपने नेटिव लैंड यानी कि इंडिया के लिए पाइन करती थी। पाइन का मतलब यानी कि बहुत याद करती थी इंडिया को, और ख़ास तौर पे अपने घर को और उस पेड़ को, उस कैजुरिना ट्री को जो उनके घर के बाहर उगा करता था। तो इस तरीके से वो अपने बचपन की यादों को रिलीव करने की कोशिश करती थी, यानी फिर से उन यादों को जिंदा करने की कोशिश करती थी। तो ये जो पोएम है उसमें उस ट्री के डिस्क्रिप्शन को बताया गया है कि वो ट्री कैसा था, पेड़ कैसा था। तो वो कहती हैं कि उस पेड़ पर एक क्रीपर, एक लता उस पर वाउंड यानी कि पूरे नीचे से लेकर ऊपर तक वो जो क्रीपर थी उस पर बंधी हुई रहती थी। उस पेड़ पर उसने अपने आप को बांध लिया था। उस पेड़ पर जो पेड़ की जो ट्रंक थी यानी कि उसका जो नीचे का तना था, उस पर उस क्रीपर ने अपने आप को बांध रखा था जैसे कि कोई बड़ा सा अजगर हो, पाइथन हो। द क्रीपर हैज लेफ्ट डीप मार्क्स ऑन द ट्रंक ऑफ द ट्री। और क्योंकि वो जो क्रीपर है उस पेड़ पर पूरी तरीके से लगी हुई है, लिपटी हुई है, इसी वजह से उस पेड़ पर बहुत सारे मार्क्स हो गए हैं। लेकिन ये जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, शक्तिशाली है, और इसीलिए वो ये सब सहन कर जाता है और उस लता की पकड़ को, टाइट होल्ड को वो सहन कर जाता है। तो जो पेड़ है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, गैलेंट है, ब्रेव है, क्योंकि बहुत कम ऐसे पेड़ होते हैं जो उस तरह की क्रीपर के चंगुल से बच सकते थे। यानी बहुत सारे पेड़ शायद मर ही जाते, लेकिन वो जो कैजुरिना ट्री है वो अभी भी खड़ा है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद फिर पोएट बताती है कि कौन कौन से जीव जंतु उस पेड़ पर रहा करते थे। द ट्री इज मेटाफोरिकली सेड टू बी अ जायंट। तो उस पेड़ को एक जायंट कहा गया है कि वो एक बहुत ही बड़ा सा जीव है, बहुत बड़ा जायंट है वो, इसीलिए क्योंकि उसका साइज बहुत बड़ा है, इसीलिए उसे जायंट कहा गया है। और उस पर एक क्रीपर लिपटी हुई है, और कैजुरिना ट्री पे जो है वो जो क्रीपर है उसने अपनी पकड़ बनाई हुई है, और रेड क्रिम्सन फ्लावर्स लगे हुए हैं हर जगह पर। क्रिम्सन का मतलब होता है रेड। तो बहुत ही सुंदर लाल कलर के फूल लगे हुए हैं, जिसकी वजह से ऐसा लगता है जैसे पेड़ ने एक स्कार्फ पहन रखी हो, एक दुपट्टा डाल लिया हो। ऑफन एट नाइट द गार्डन एकोज। तो रात में ऐसा महसूस होता है पोएटेस को कि जो गार्डन है वो कुछ कह रहा हो, वो कुछ एको कर रहा है, यानी वो कुछ आवाज़ें निकाल रहा है। एंड इट सीम्स टू बी जुबिलेंट। और ऐसा लग रहा है जैसे कि गार्डन और वो पेड़ बहुत खुश है, जुबिलेंट है, वो कोई गाना गा रहे हैं और उस गाने का कोई अंत नहीं है। देयर इज ऑल्सो द साउंड ऑफ डार्कलिंग बीटल एट नाइट। और रात में कीड़ों की भी आवाज़ आ रही है, बीटल्स की भी आवाज़ आ रही है, और सुबह तक ये आवाज़ आती रहती है। एट डॉन व्हेन द पोएट ओपन्स हर विंडो शी इज डिलाइटेड टू सी द कैजुरिना ट्री। और सुबह, जब सुबह होती है और पोएटेस अपनी खिड़की खोलती है, तब वो उस कैजुरिना ट्री को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद वो बताती है कि जब ठंडी का सीज़न आता है तो एक ग्रे बबून एक बंदर होता है, एक ग्रे बंदर वहाँ
दिखाई देती है, जो कि पेड़ के पास बैठी हुई है, पेड़ के ऊपर बैठी हुई है, एक रेस्ट पे बैठी हुई है, और वो सनराइज को, उगते हुए सूरज को देख रही होती है, और उसके साथ उसके यंगर वंस यानी बच्चे भी होते हैं जो यहाँ वहाँ कूद फांद रहे होते हैं और उन्हें बहुत मजा आ रहा होता है। तो वो ट्री के ब्रांचेस में, बोज में कूद रहे होते हैं। द शैडो ऑफ द ट्री अपीयर्स टू फॉल ऑन द ह्यूज वाटर टैंक। तो पेड़ की जो परछाई है, छाया है, ऐसा लगता है जैसे कि वो परछाई वाटर टैंक पर, यानी कि जो पानी की टंकी है उस पर परछाई गिरती है। Toru Dutt says that it is not because of the majestic appearance of the casuarina tree that it is dear to her heart and soul, but also that she along with her siblings spent happy moments under it. तो वो कहती हैं कि बस वो पेड़ बहुत बड़ा है इसलिए वो उनके लिए खास नहीं है, वो इसलिए उनके लिए खास है क्योंकि उन्होंने अपने बहुत अच्छे पल अपने भाई बहन के साथ उस पेड़ के नीचे खेलते हुए बिताए हैं। तोरू दत्त हैज ब्रॉट आउट द थीम ऑफ नेचर। तो इस तरीके से वो एक नेचर की थीम को यूज कर रही हैं अपने पोएम में और बता रही हैं कि कैसे जो नेचर है उसका ह्यूमंस के साथ बहुत गहरा संबंध होता है, और जो नेचर है वो अपनी फीलिंग्स को ह्यूमंस को बताता है उसी तरीके से जैसे ह्यूमंस नेचर को अपनी फीलिंग्स बताते हैं और अपना जो दर्द है मन का उसे हल्का करते हैं ह्यूमंस। द पोएट कंटिन्यूज विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ हाउ स्ट्रॉन्ग द इमेज ऑफ द ट्री इज। तो पोएट जो है इसी डिस्क्रिप्शन को कंटिन्यू करती हैं पेड़ के डिस्क्रिप्शन को, और वो कहती हैं कि उस पेड़ का जो इम्प्रेशन है उनके ऊपर, उसकी जो इमेज है वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जब वो दूर रह रही हैं अपने देश से फिर भी उन्हें वो पेड़ अच्छी तरीके से याद है और याद आ रहा है। जब वो फ्रांस और इटली में है जहाँ पे वो पढ़ाई कर रही थी तब भी उन्हें वो पेड़ याद आ रहा है। खास तौर पे उस पेड़ की कंप्लेन याद आ रही है, उसका लेमेंट याद आ रहा है कि कैसे वो दुखी है क्योंकि पोएटेस वहाँ मौजूद नहीं है। द पोएट विशेस टू कॉन्सेक्रेट द ट्रीज मेमोरी। तो पोएट चाहती हैं कि वो जो पेड़ है और पेड़ की जो मेमोरी है उसे वो कॉन्सेक्रेट करना चाहती हैं, बचा कर रखना चाहती हैं। वो नहीं चाहती हैं कि उनका जो पेड़ है कोई उसे भूल जाए या पोएटेस उसे भूल जाए। एंड इम्पोर्टेंस फॉर द सेक ऑफ दोज हु आर नाउ डेड एंड लुक्स अहेड टू हर ओन डेथ होपिंग दैट द ट्री बी स्पेयर्ड ऑब्सक्योरिटी और दैट नो वन विल रिमेंबर इट। तो पोएटेस कहती हैं कि जैसे बहुत सारे लोग मर गए और वो खुद भी एक दिन मर जाएंगी और दुनिया उनको भूल जाएगी, लेकिन वो नहीं चाहती कि उनके पेड़ के साथ ऐसा हो। वो चाहती हैं कि जो पेड़ है, द ट्री बी स्पेयर्ड ऑब्सक्योरिटी, यानी वो जो पेड़ है उन्हें हर कोई याद रखे, और ऑब्सक्योरिटी यानी कि भुला देने जाने से वो जो पेड़ है वो बच जाए। वो नहीं चाहते हैं कि कोई भी उस पेड़ को याद ना रखे, वो चाहती हैं कि उस पेड़ को हमेशा याद किया जाए। शी immortalizes the tree through this poem like how Wordsworth sanctified the yew trees of Borrowdale। तो जैसे वर्ड्सवर्थ ने अपने पोएम्स में बोरोडेल नाम की जगह के यू ट्रीज को इमोर्टलाइज कर दिया था अपने पोएम्स के जरिए, यानी कि अपनी पोएम्स में उन पेड़ों के बारे में लिख दिया था, इसलिए उन पेड़ों को कोई नहीं भुलाएगा। इसीलिए पोएटेस अपनी पोएम में उस कैजुरीना ट्री के बारे में लिख रही हैं ताकि कोई भी उस पेड़ को ना भुलाए। शी सेज मे लव डिफेंड दी फ्रॉम ओब्लिवियंस कर्स। तो वो कहती हैं कि जो लव है, जो लव तुमने दूसरों को बांटा है उसकी वजह से तुम ओब्लिवियन के कर्ज से यानी कि भुलाए जाने के श्राप से बच जाओगे और तुम्हें कोई नहीं भुला पाएगा। एक्सप्रेसिंग हर विश दैट लव शील्ड हर ट्री अगेंस्ट द कर्स ऑफ फॉरगेटफुलनेस। तो वो ये इच्छा प्रकट कर रही हैं कि प्यार ही उस पेड़ को बचाएगा भुलाए जाने से। दैट द ट्री बी रिमेंबर्ड आउट ऑफ लव, और उस प्यार के कारण लोग उस पेड़ को हमेशा याद रखेंगे और कोई नहीं भूलेगा। इन द फाइनल स्टैंजा द स्पीकर वांट्स टू इरेक्ट समथिंग इन द ऑनर ऑफ द कैजुरीना ट्री। तो फाइनल स्टैंजा में जो स्पीकर है वो उस कैजुरीना ट्री की याद में किसी चीज़ को इरेक्ट करना चाहती हैं, किसी चीज़ को खड़ा करना चाहती हैं। फॉर दोज हु वर बिलव्ड who are resting in peace loved it। तो वो कहती हैं कि जिनसे बहुत प्यार किया गया था, जो अब मर गए हैं, जो शांति से रेस्ट कर रहे हैं, वो उस पेड़ से प्यार किया करते थे। तो वो यहाँ पर अपने भाई बहन के बारे में बात कर रही हैं जो ट्यूबरक्लोसिस से अब मर चुके हैं, और बाद में तोरू दत्त भी ट्यूबरक्लोसिस से ही मरी थी। तो वो कहती हैं कि जिन लोगों ने उस पेड़ से प्यार किया था उसके भाई बहन के बारे में वो बात कर रही हैं। शी वॉन्ट्स द ट्री टू लिव लॉन्ग लाइक दोज ट्रीज ऑफ बोरोडेल। वो चाहती हैं कि जैसे बोरोडेल के यू ट्रीज जिनके बारे में वर्ड्सवर्थ ने लिखा था वो एक लंबी जिंदगी
जी रहे हैं वो पेड़, इसलिए क्योंकि वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोएम में उनको लिख दिया है, उनके बारे में लिख दिया है, इमोर्टलाइज कर दिया है। इसी तरीके से वो चाहते हैं कि पेड़ भी, ये जो कैजुरिना ट्री है वो भी इमोर्टल हो जाए, वो भी कभी ना मरे, उसके बारे में कोई ना भूले, और इसीलिए अपनी पोएम में वो उसके बारे में लिख रही हैं। शी मेक्स एन अटेम्प्ट टू डिस्टिंग्विश द ट्रीज ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम द कैजुरिना ट्री कनेक्टिंग टू हर वेरिंग इमोशंस। तो वो इंग्लैंड के पेड़ों से उस कैजुरिना ट्री को डिस्टिंग्विश, फर्क बताने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि ये जो कैजुरिना ट्री है वो नॉस्टैल्जिया है, यानी कि याद, लॉन्गिंग, किसी चीज़ को हासिल करने की जो इच्छा है, और मेमोरी का प्रतीक है, जबकि इंग्लैंड के जो पेड़ है वो अकेलेपन का प्रतीक है। द फाइनल लाइन्स ऑफ द पोएम अंडरस्कोर द आइडिया ऑफ ए पोएम एज ए रिटन मेमोरी। तो पोएम की जो फाइनल लाइन्स हैं उससे हमें पता चलता है कि ये जो पोएम है वो एक रिटन मेमोरी है, एक याद है। द पोएट सीक्स लव टू प्रोटेक्ट द ट्री एंड हर पोएम फ्रॉम टाइम्स रावेज। तो जो पोएटेस है वो चाहती हैं कि लव के कारण ही, प्यार के कारण ही उनका जो पेड़ है और उनकी जो पोएम है वो समय कितना भी बलवान हो, लेकिन उसकी जो पोएम है, उसका जो पेड़ है वो बचा रहेगा, इसी वजह से, क्योंकि उस पेड़ को लोग प्यार करते रहेंगे और उसकी पोएम को लोग पढ़ते रहेंगे। अब चलिए हम लोग इस पोएम के एनालिसिस को समझते हैं। तो इस पोएम में तोरू दत्त कैजुरिना ट्री की ग्लोरीज गा रही हैं, यानी उसके तारीफ पे तारीफ कर रही हैं, उसे डिस्क्राइब कर रही हैं। तो ऊपर से तो ऐसा लगता है कि ये जो पेड़ है, ये जो पोएम है वो बस एक कैजुरिना ट्री के बारे में, पेड़ के बारे में है, लेकिन एक्चुअली ऐसा नहीं है। ये जो पेड़ है वो एक मीडियम है पोएट के पास्ट को उसके प्रेजेंट से जोड़ने के लिए, यानी पोएट का जो भूतकाल है उसके वर्तमान काल से जोड़ा जा रहा है इस ट्री के द्वारा। द पोएट रिमेंबर्स द ट्री बिकॉज ऑफ द मेनी हैप्पी मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो उस पोएट को पेड़ की याद इसीलिए आ रही है क्योंकि उसने अपने बहुत सारे अच्छे पल गुजारे हैं बचपन के उस पेड़ के नीचे, और वो अच्छे पल उसे शांति देते हैं, कंफर्ट देते हैं, कंसोलेशन देते हैं जब वो किसी दूसरे देश में है तब। द पोएम देयरफॉर अंडरलाइंस द इम्पोर्टेंस ऑफ मेमोरीज। इस तरीके से ये जो पोएम है वो यादों के इम्पोर्टेंस को बता रही है। द ट्री ब्रिंग्स टू हर माइंड द मेमोरीज ऑफ टाइम when she used to play under it in the company of her brother and sister, both of whom are already dead। तो पेड़ जो है उसके दिमाग में उन ख्यालों को, उन यादों को ला रहा है जब वो अपने भाई बहन के साथ उस पेड़ के नीचे खेला करती थी। वो भाई बहन जो अब दोनों मर चुके हैं। शी वॉज वेरी क्लोज टू हर डेड ब्रदर एंड सिस्टर। तो वो अपने भाई बहन से बहुत ज़्यादा क्लोज थी। उसके भाई का नाम अब्जू था और बहन का नाम अरू था, और ये दोनों ही अब मर चुके हैं, और इन्हें भी कैजुरिना ट्री बहुत ज़्यादा पसंद था, और इसीलिए तोरू दत्त को भी ये जो पेड़ है वो बहुत ज़्यादा पसंद है, और वो अपने सिबलिंग्स, अपने भाई बहन की मेमोरीज में खो गई है, और क्योंकि वो मर चुके हैं इसीलिए वो एक्सेप्ट कर चुकी है मौत को, और वो जानती है कि उसकी भी मौत एक दिन आएगी। द मेमोरीज ऑफ अ ब्रदर एंड सिस्टर ब्रिंग टीयर्स इनटू हर आईज। और अपने भाई बहन को याद करके उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, और वो ये होप कर रही है कि ये जो पेड़ है ये नहीं मरेगा, और उसी तरीके से जैसे बोरोडेल के यूट्रीज को याद किया जाता है और वो इमोर्टलाइज हो गए हैं वर्ड्सवर्थ के द्वारा, उसी तरीके से वो इस कैजुरिना ट्री को अपनी पोएम के ज़रिए इमोर्टलाइज करना चाहती है। यानी कि वो चाहती है कि ये जो पेड़ है या पेड़ की याद है वो कभी नष्ट ना हो, कभी ख़त्म ना हो समय के द्वारा। इसीलिए उसने अपनी पोएम में उसके बारे में लिख दिया है। सो आई होप आपको ये पोएम और इसकी समरी और एनालिसिस अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।